जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, स्तुति देवपा। स्तुति डिफेंस वाला फैमिली से दूसरी गर्ल है जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर रिकमेंड हुई है और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है कि टोटल सिर्फ 19 सीट्स थी वुमेन्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जिसमें से 2 गर्ल्स डिफेंस वाला फैमिली से बिलोंग करती हैं। स्तुति, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए कि सिर्फ 19 सीट्स थी नेशनल डिफेंस एकेडमी में वुमेन्स के लिए और उन 19 सीट्स के अंदर से आप एक सीट को पाने में कामयाब हुई है। बेटा, कैसा लग रहा है? क्या थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है कि पहली बैच को ज्वाइन करने वाली है, या एक्साइटमेंट है ज्वाइन करने का? एंडी जी। तो पहले नर्वसनेस थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सब कुछ आगे होता गया वैसे वैसे एक्साइटमेंट ज्यादा है, नर्वसनेस उतनी नहीं है। क्योंकि जब पता चला था कि एग्जाम अब एनडीए गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो उस समय हमारा टाइम भी कम था प्रिपरेशन करने का, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। कि जब मैं सेंटर में गई थी एग्जाम देने, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा सेंटर फुल था। लेकिन उसके बाद फिर जब रिटर्न क्लियर हुआ तो लगा कि हाँ, अब तो थोड़ा सा और एक होप मिली। फिर उसके बाद तो जब एसएसबी से जब रिकमेंडेशन मिल गया, तब फिर लग रहा है कि हाँ, अब तो पॉसिबल है, हम एकेडमी जाने का मौका मिलेगा। दैट्स ग्रेट, दैट ग्रेट बेटा। मेरे साथ मुक्तक सर भी है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद स्तुति। जय हिंद सर। मुक्तक सर, ओवर टू यू। ओके स्तुति, जैसे कि मैं सभी से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते थे? और जैसे कि हमें पता है कि 22 एसएसबी भोपाल से आप रेकमेंड हुए हैं, तो आप आर्मी ही ज्वाइन करोगे। तो आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते थे और क्या पर्टिकुलरली आर्मी ही आपकी चॉइस थी, और अगर थी तो क्यों? तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसी जगह को बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड, ऑलमोस्ट कि हर घर से कोई ना कोई एक आर्म फोर्सेस में है। और मोस्टली उधर पे जितने भी लोग हैं सब आर्मी ज्वाइन करे हुए हैं। मेरे फादर खुद एक एक्स सर्विसमैन है, मेरे मैटरनल अंकल वो भी एक्स सर्विसमैन है। प्लस ये भी था कि जब मैं उनको देखती थी तो उनके अंदर जो उनका लाइफ को लेके जो डिसिप्लिन और जो मैनेजमेंट था, तो उसे देख के लगता था कि आर्मी आपको बहुत एक वाइड स्कोप से मिलवाती है। मतलब इतना वाइड स्कोप है, शायद किसी और फील्ड में ना मिल सके। और जो उनका डिसिप्लिन जो होता था, वही सब उसको देख के लगा कि हाँ, आर्मी में एक जाने के लिए सोचना चाहिए, तो उसी के लिए ट्राई करा। तो आपको आपके एरिया से, आपकी लोकेलिटी से, आपकी फैमिली से वो सारा इंस्पिरेशन आता है? तो फैमिली से तो आता है, लेकिन फिर एक खुद के अंदर भी एक सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए कि ज्वाइन करना है। उन्होंने बस एक पाथ दिखाया हमको, बाकी उसको फॉलो तो हमें अपने अकॉर्डिंग ही करना था। क्या लगता है स्तुति आपको, आपका रिकमेंडेशन क्यों हुआ? मेजर फैक्टर आप किस बात को मानते हो? तो जब मैं उधर गई थी तो मैंने उसको एक एज ए कंपटीशन या फिर एज कुछ उसके कंपटीशन की फीलिंग में नहीं लिया। मुझे ये था कि हमें ग्रुप में परफॉर्म करना है और हमें साथ में आगे चलना है। मैं एज एन इंडिविजुअल से ज्यादा ग्रुप पे फोकस कर रही थी, इसलिए। ये नेचुरली आया था आपके ऊपर, या आपने ऐसा सोच के आए थे कि मैं ग्रुप के साथ मिलके काम करूंगी, या आप नेचुरली ही ऐसे हो? तो मैं पहले से ही, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पसंद करती हूँ। प्रथमेश सर, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जी पॉइंट निकल के आ रहा है, स्तुति ने जो आंसर दिया है वो है कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। एडाप्टेबिलिटी, कि दूसरों के साथ जेल होने की प्रॉपर्टी जो इन्होंने शो करी वहां पे, जो इनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। इन इंटरव्यूज के थ्रू हम यही करना चाहते हैं कि आपने वहां पे क्या क्या ऐसी चीजें करी जिससे आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पोर्ट्रे हो रही थी। यहाँ पे जो आपने आंसर दिया, उससे आपका एक कोऑर्डिनेशन का, सोशल एडाप्टेबिलिटी का क्वालिटी पोर्ट्रे हो रहा है। ब्रिलियंट। ओवर टू यू सर। जी सर, स्तुति से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जब आपने डिसीजन लिया कि यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, सो आई न्यू आपके फैमिली जो है वो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करती है। कितना सपोर्ट आपको फैमिली से मिला? और जब आपने अपना डिसीजन सुनाया कि आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती है, तो क्या रिएक्शन था फैमिली? जी। तो अब जब घर में बताया था तो उनको तो खुशी थी कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। लेकिन मतलब जब भी बताते थे, उनका ये कहना होता था कि हम लोगों ने पूरी आर्मी लाइफ देखी हुई है, तो तुम्हें बहुत टफ बनना पड़ेगा। और
ऐसा नहीं है कि सिविल की तरह लाइफ नहीं है, और जब भी मतलब तुम्हें एंड मोमेंट पे सारे काम, मतलब जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम्हें जाना होगा, तो बहुत इजी नहीं है, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, उनका यही मानना था। और फर्स्ट में तो ऐसा कुछ मतलब जब रिटर्न की बारी आई थी तब तो उन्हें जी वो इतने सीरियस नहीं थे, उन्हें लगा कि 1 महीने का टाइम है तो मे बी हो ना जी हो। लेकिन जब रिटर्न क्लियर हो गया तो फिर एकदम वो थे कि हाँ अभी से तैयारी करना शुरू करो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, जी। और अपने अंदर वो डिसिप्लिन और क्वालिटीज लाओ जो कि आर्मी में जाने के लिए चाहिए। ग्रेट ग्रेट। स्तुति, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। ये आपका पहला अटेम्प्ट था नेशनल डिफेंस एकेडमी के हाँ लिए, सर। तो यस सर। आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? रिटर्न को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए? जी तो रिटन एग्जामिनेशन में मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं पूरा सिलेबस ना कवर करूं, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, तो यस मैंने उन एरियाज को कवर करा जो कि मतलब मैं मेरे लिमिट में थी कि मतलब मैं कर सकती हूँ जिनको इजीली। जी पहले मैंने उन एरियाज पे फोकस करा, और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो फिर मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे ऊपर भी कवर करना स्टार्ट करा। मैंने वीक पॉइंट्स को भी कवर करा, लेकिन उनको इतना टाइम नहीं दिया कि जिसकी वजह से मेरा बाकी टाइम वेस्ट हो। यस। तो और बाकी तो मैंने यूट्यूब में वीडियोस और मैराथन्स वगैरह कवर करी, और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप कोई भी टॉपिक करें तो उसके बाद मॉक जरूर दें, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरीके से उसे पढ़ा है। बिल्कुल। सर, यहाँ पर 2 से 3 बातें निकल कर आती। सबसे पहली बात कि स्तुति ने टाइम मैनेजमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया। जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, स्तुति के पास टाइम बड़ा कम था, इतने कम टाइम में रिटर्न क्लियर करना, रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर स्तुति ने उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करा जिसके अंदर वो वीक थी, और उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद उन्होंने टाइम अपना वेस्ट नहीं किया। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात स्तुति ने कही थी कि मॉक टेस्ट लगाना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुक्तक सर और हमेशा हम लोग आपको हमेशा इस चीज सजेस्ट करते हैं कि बिना मॉक टेस्ट लगाए आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली किसी गवर्नमेंट एग्जाम को, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं आपके अंदर वो प्रेशर आता है कि आपको इतने टाइम के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस लगाने। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत है, किस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ बहुत कम है, और आपको किन किन एरियाज में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। स्तुति ने इसी बात का ध्यान रखा। कम टाइम उनके पास था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अंदर से जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर करा, मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करा, और रिजल्ट आपके सामने कि पहली ही बार में स्तुति ने एनडीए का रिटर्न ही क्लियर नहीं किया, पहली बार में स्तुति ने एसएसबी क्रैक किया है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने वाली जो पहली बैच है गर्ल्स की, उस बैच को ज्वाइन करने वाली गर्ल बन गई। मुक्तक सर, ओवर टू यू। सर, स्तुति के आंसर से ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही ईज के साथ में रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और इसलिए मैं एसएसबी के बारे में उनसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। स्तुति, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं उत्तराखंड में? तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। चंपावत डिस्ट्रिक्ट, जो कि कोई बहुत बड़ा एक अर्बन सेंटर नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो नहीं, इतना बड़ा अर्बन सेंटर तो वो नहीं है। जनरली हमारे स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है जो बड़े अर्बन सेंटर्स से नहीं होते, हाउ टू डील विद स्पोकन इंग्लिश। बिकॉज ये एक परसेप्शन है बना हुआ कि एसएसबी में जब आप जाते हो तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। हाउ डिड यू कोप अप विद दिस फैक्ट एंड हाउ डिड यू डेवलप दिस स्किल इन योरसेल्फ? प्लीज शेयर कीजिए। तो मेरे साथ बचपन से ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में डिबेट्स और लेक्चरेट्स और ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करा था, तो मुझे इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे वहाँ पे इंग्लिश बोलने को इश्यूज होंगे। जी ओके। एक एक चीज यहाँ से सामने आ रही है आपके आंसर से प्रथमेश सर, हमने जी। पहले भी कई कैंडिडेट इस बारे में बात करी है, तो सभी का यही कहना होता है कि उन्होंने इंग्लिश के ऊपर शुरू से वर्क किया। यस वर्क स्कूल के थ्रू हुआ है या उन्होंने इंडिविजुअली कुछ स्टेप लेके वर्क किया, लेकिन इंग्लिश के ऊपर सभी ने एक्स्ट्रा वर्क किया या पहले से वर्क किया है, यस। तभी वो कंफर्टेबल हो पाते हैं। यानी कि एक चीज यहाँ पे दूसरे एस्पायरेंट्स को समझनी होगी कि एसएसबी के ठीक पहले अगर वो ये सोच रहे हैं कि 1 या 2 महीने में वो अगर अपनी इंग्लिश को इस तरह से इम्प्रूव कर लेंगे कि कॉन्फिडेंटली एसएसबी के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो शायद वो नहीं हो पाएगा। उन्हें बहुत पहले से इसके ऊपर वर्क करना होगा। फिर भी इंग्लिश को लेकर आप अगर दूसरे एस्पायरेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो वो क्या हो सकता है? तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी होगी। आप किसी रूम में जाओ, अकेले हो या फिर किसी के सामने भी जोर जोर से रीड करो, और जो उसमें नए वर्ड्स आते हैं उनको कहीं पे नोट डाउन करिए।
उसे फिर उसके बाद उन नए वर्ड्स की मीनिंग ढूंढ के फिर उनको यूज करना सीखो, और जैसे जैसे हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो हमारे फ्लो में आ जाते हैं। और साथ में ये भी है कि जो पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है, सबसे पहले वो इरेज करना होता है कि आप आपको कोई जज करेगा या फिर आपके ऊपर कोई आके बोलेगा कि आपने ऐसा बोला। सबसे पहले ये वाले फैक्टर को रिमूव करना होता है, बस ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी जो बाकी लोग सोचे दैट डजंट मैटर टू मी। सर, स्तुति ने जो यहाँ पे बात बोली ना, उसमें एक बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट उन्होंने बोला है। जी जी स्तुति ने कहा कि आप इंग्लिश को रीड करो किसी रूम में यस जाके या किसी के बिल्कुल सामने रीड करो। बिल्कुल अभी साइंटिफिक इसलिए है ये पॉइंट क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे जो जॉ मसल्स होते हैं, जी जी ये जी जॉ मसल्स अडेप्टेड होते हैं कोई खास लैंग्वेज बोलने के बिल्कुल लिए। जैसे हम बिल्कुल हिंदी बोलते हैं इंडिया के अंदर बिल्कुल ज्यादातर, या जो भी बिल्कुल हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसको हम बोलते बिल्कुल हैं, बहुत इजीली बोल लेते हैं उसको, बिल्कुल कभी फंबल नहीं करते उसको बोलने में, क्योंकि हमारे जॉ मसल्स जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल अगर इंग्लिश बोलना है जो कि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, जी जी तो इट विल नीड प्रैक्टिस। हमको अपने जॉ बिल्कुल मसल्स को उस लैंग्वेज के वर्ड्स बिल्कुल को बोल बोल के उस बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से adapt करवाना पड़ेगा, तभी उसको बोल पाएंगे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो कितनी भी थ्योरी आप ले लो, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक बिल्कुल स्विमिंग नहीं सीख पाओ। बिल्कुल सिमिलरली इंग्लिश का भी ऐसा ही है। मैं सारे एस्पायरेंट्स को कहूंगा जी कि जो उन्होंने पॉइंट बोला ना, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि रीड करो, यानी कि यस बोलो उसको, ताकि आपके जॉ मसल्स बिल्कुल अडॉप्टेड हो। जॉ बिल्कुल मसल्स अडॉप्टेड होंगे तब आप वर्ड्स को क्लियरली बोल बिल्कुल पाओगे और कोई फंबल नहीं करोगे। तो जो बिल्कुल आपका सजेशन था बहुत अच्छा, बहुत साइंटिफिक बात बिल्कुल आपने बोली। ओवर टू यू प्रथमेश सर। जी सर, बहुत ही सही पॉइंट स्तुति ने कहा। इंग्लिश इंप्रूव करने का जो तरीका है कि आपको बोलना पड़ेगा। सर वो बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टू रीड इंग्लिश, यू हैव टू राइट इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, और यू हैव टू वॉच इंग्लिश ऑल्सो। कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप इंग्लिश में करिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो इंग्लिश मूवी देखिए। इवन अगर आप सोच भी रहे हैं तो उसको इंग्लिश में सोचने का ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश इंप्रूव करने का यही होता है। जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं उस एनवायरमेंट के हिसाब से आपकी अडेप्टेबिलिटी बन जाती है। वैसे ही अगर आप दिन भर इंग्लिश को देखेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं और बात इंग्लिश में करने का ट्राई कर रहे हैं, किसी और से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फियर होता है बच्चों के मन में कि सामने वाला हंसेगा मेरी इंग्लिश को सुन के। देखिए, आप एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आपको प्रेज करने वाले लोगों से ज्यादा लाइफ में आपको जो लोग फायदा पहुंचाते हैं ना, वो होते हैं आपको क्रिटिसाइज करने वाले। प्रेज करने वाला अगर आपको आपके आसपास सिर्फ प्रशंसा करने वाले लोग हैं तो आप लाइफ में एक ही जगह खड़े रहोगे, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। बट अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपकी गलतियां बता रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उन क्रिटिसिजेशन को आपको पॉजिटिवली लेना पड़ता है और उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, स्तुति ये चीज तो इंग्लिश के लिए थी। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। अब बात कर ली जाए एसएसबी की। एसएसबी को लेकर यहाँ पर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देखकर या सोचकर बच्चे डरते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले दिन की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनिंग की। पीपीडीटी को आपने किस तरीके से डील किया? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका किस तरीके का रहा था? और मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यही रहेगा कि ओईआर टेस्ट को आपने किस तरीके से डील किया था? आपने उसकी तैयारी क्या पहले से करी थी और कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे? स्तुति। सर ओआईआर में तो दो सेट्स होते हैं, एक वर्बल का होता है और यस एक नॉन वर्बल यस का होता है। जी और दोनों सेट्स में 45 क्वेश्चंस थे। जी जो वर्बल के लिए टाइम था वो 27 मिनट्स मिला हुआ था, और जो नॉन वर्बल के लिए था उसका टाइम 24 मिनट या था। तो और बाकी ये है कि उसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, तो आपको सारे ट्राई करने यस चाहिए। ऐसा ऐसा करना चाहिए कि आपको ऑलमोस्ट जितने ज्यादा हो सके उतने कर सके। बिल्कुल लेकिन जो मतलब ओआईआर का लेवल था वो ये था कि अगर आपकी रीजनिंग पावर अच्छी है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। अगर आप उस पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज ना करें तो तब भी चलेगा, बस कुछ रीजनिंग प्रैक्टिस डेली बिल्कुल 15 to 20 मिनट्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए ओआईआर इजी है। तो मेरा जो वर्बल का सेट था उसमें मैंने उसमें रीडिंग करनी होती तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मेरे वर्बल में 30 के अप्रोक्स ही हो पाए थे। ओके लेकिन जो नॉन वर्बल था वो मैंने 43 करे थे। ग्रेट ग्रेट। यहाँ पर दैट मीन्स देखिए, प्रैक्टिस जरूरी है। ओआईआर के लिए भी स्तुति ने कहा कि 15 से 20 मिनट भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मुक्तक सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि ओआईआर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और मैंने हमेशा से एक चीज कही कि अगर फौज के अंदर कोई चीज होती है, फौज के अंदर कोई चीज इधर से उठा के उधर भी रखी जाती है तो उसका कोई मतलब होता है। तो ये तो इतना बड़ा प्रोसेस है, एसएसबी का प्रोसेस है, जहां पर एज एन ऑफिसर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ओआईआर टेस्ट है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। और स्तुति, मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था पीपीडीटी टेस्ट से रिलेटेड।
क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, क्या आपको कोई डिफिकल्टी फेस हुई पिक्चर परसेप्शन के अंदर? जी। तो जो पीपीडीटी में हमारी पिक्चर थी वो हम कह नहीं सकते कि वो ब्लर नहीं थी, मतलब अनक्लियर पिक्चर थी लेकिन ब्लर नहीं थी। तो Got आपको पता चल जाता था कि वहाँ पे एक क्राउडेड एरिया है और जो लोग हैं मतलब दो लड़के उन्होंने बैग टांगे हुए हैं। तो उसके बाद जो मुझे ये आइडिया आया था कि ये कोई या तो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन वाला एरिया है, जी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जो थीम लगा कि ये जो बॉयज हैं ये कॉलेज बॉयज हैं और उसमें से एक जब वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो वो एक आसपास उसके पास एक जंगल सफारी है तो उधर पे विजिट करने जा रहे हैं। तो मतलब मेरी जो स्टोरी थी मैंने ट्राई करा था कि मैं जो उनके एक्शन है वो थीम से मतलब जो उनके एक्शन है जो हमारे करेक्टर्स है उनके एक्शन को थीम से मैच कर सकूं और जो मेरे एक्शन रहे स्टोरी के वो कंप्लीट रहे। तो मैंने इस पे स्टोरी बनाई थी कि उन्होंने प्लान करा कि वो एक वाइल्ड जंगल सफारी में जाना चाह रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर कैमराज लिए, अपने जो जो डिवाइसेस होते हैं वो लिए, अपने टिकट बुक कराए और जो भी उनको नेसेसरी चीजें थी वो ली। उधर पे फिर जंगल सफारी में जब वो गए तो उन्होंने टिकट ली और उन्हें साथ में एक गाइड मिला हुआ था और एक जिप्सी मिली थी जिसके थ्रू उन्होंने जंगल सफारी का एंजॉयमेंट करा और उन्हें एक बेटर मतलब बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचने का मौका मिला जो कि आजकल हमें अपने एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलती है। तो इसके बाद जो करेक्टर्स थे उनको बहुत खुशी मिली कि उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। ग्रेट सर, यहाँ से 2-3 पॉइंट्स तो निकल और कर बात करें स्तुति। सर फिर डिस्कशन में ये था कि हमारा 12 अप्रोक्स 12 लोगों का ग्रुप था। तो जो हमारे एसेसर्स थे उन्होंने पहले ग्रुप को बाइफरकेट कर दिया था हाफ हाफ में। तो पहले हमने आपस में हाफ में स्टोरी मतलब अपना थीम डिस्कस करा, उसके बाद फिर पूरे मतलब दोनों को कंबाइन करा, फिर हम लोगों को एक कॉमन स्टोरी मिली। तो ये था कि जो सबके थीम्स थे वो काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट थे। मतलब मेरा जैसा थीम तो वहां पे शायद ही किसी का बस एक था, उनका भी बस ये था कि ट्रिप में सिमिलैरिटी थी लेकिन उनकी ट्रिप का रीजन भी अलग था। तो लेकिन लास्ट में जो स्टोरी आई थी वो ये आई थी कि एक आत्मनिर्भर भारत वाला प्रोग्राम है, उसके लिए लोगों को सैनिटाइज मतलब लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो मतलब ये था कि हम लोगों ने अपने थीम को भूल के उनके थीम पे कोऑपरेट करने की कोशिश करी और उसमें अपने एक्शन सेट करे, तो हमारी कॉमन स्टोरी बन गई थी। बिल्कुल मुक्तक सर, अगेन सोशल एडेप्टेबिलिटी की बात यहाँ पर आ गई कि अब ऐसा नहीं था कि मेरा पॉइंट ही सही है, मेरा पॉइंट ही मैं दूसरों के ऊपर थोपूंगी, या जो मैं सोच रही हूँ सिर्फ वो सही है, बाकी सारे लोग गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं किया, एक प्रॉपर सारी चीजों मिलजुल कर एक सिंगल कंक्लूजन पर निकले यहाँ पर और एक प्रॉपर सा वैलिड आंसर यहाँ पर दिया। और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में यहाँ पर 2 से 3 चीजें आती है। देखिए, इस टेस्ट के अंदर सबसे पहली बात, आपको जो पिक्चर शो हो रहा है जब आप उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। कई बार बच्चे डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके का कर देते हैं जो बहुत ही ज्यादा हीरोइक हो जाता है, जो मूवीज के अंदर पॉसिबल है बट प्रैक्टिकलिटी के अंदर कहीं से कहीं तक वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरा पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जिस भी पिक्चर को आपको देख रहे हैं उस पिक्चर को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेकर आइए, प्रैक्टिकलिटी के अंदर क्या क्या पॉसिबल है। पिक्चर के अंदर आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स का आपको पॉजिटिवली डिस्क्रिप्शन में यूज करना होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा नोट कीजिएगा, मैंने कहा है पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं कर सकते। कोई भी छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर ऑब्जेक्ट का एक पॉजिटिवली यूज करिए, और पॉजिटिव के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा है एक प्रैक्टिकल आंसर यहाँ पर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, क्रिप्स एंड क्लियर आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए। मुक्तक से ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं स्तुति से ये कहूंगा कि स्तुति, आपकी जो स्टोरी है, जो आपने स्टोरी वहां पे लिखी थी, उस स्टोरी को सुन के ऐसा लग रहा है कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कोई ट्रिप थी जो याद आ गई थी आपको एकदम से कैमरा देख के। वो तो ये है कि आसपास काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उधर पे उत्तराखंड में, तो वो याद आ गया था तो मुझे उससे रिलेट करके लिख ली मैंने स्टोरी। जी, और इसी पॉइंट पे मैं ये पूछूंगा कि आगे भी जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होते थे तो उसमें जब आप स्टोरीज लिखते थे तो क्या कोई अप्रोच लेके स्टोरीज लिखते थे या बिल्कुल एक न्यूट्रल माइंड लेके जाते थे, और जैसी पिक्चर होती थी, जैसा पिक्चर देख के आपको फील होता था, परसीव होता था, वैसा का वैसा ही लिख देते थे, या अपने दिमाग को फोकस रखते थे कि नहीं मुझे इसी अप्रोच में, इसी डायरेक्शन में स्टोरीज लिखनी? इसके बारे में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यार नहीं, हमको एक तो अप्रोच कुछ लेके ही। लोग प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके जी, आप समझ गए मेरा सवाल।
तो कुछ लोग प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके जाते हैं कि अगर ऐसी पिक्चर आएगी तो हम यहाँ पर ये थीम डाल देंगे और ऐसी पिक्चर आएगी तो ऐसा डाल देंगे। तो मतलब मुझे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गलत लगता है। आपके पास मतलब कोई भी पिक्चर आएगी तो उसमें आपको पॉजिटिव अप्रोच लगाना है, बस आपके माइंड में ये रहना चाहिए और थॉट्स फिर खुद ही आने लग जाता है कि आप उसके बैकग्राउंड को और उसकी स्टोरी मतलब जो पिक्चर की सेटिंग है उसको देख के आपके अंदर आइडियाज आने लग जाते हैं। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप आइडिया लेके चल रहे हो उसके एक्शन आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और लिख रहे हो उसके एक्शंस कहीं और क्या रहे तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी आपके थीम से। अच्छा स्तुति, आपने कहा कि पॉजिटिव आइडियाज आने चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसने कि अपनी लाइफ बहुत नेगेटिव जी हो, उस दिन एसएसबी के अंदर पॉजिटिव आइडियाज क्रिएट करने लग जाए माइंड में? तो वो तो ये बात है कि उससे पहले से थोड़ी पीपीडीटी में कभी उसने कोई पिक्चर देखी है वो उसको लेके प्रैक्टिस करी हो तो फिर धीरे धीरे आपका माइंड ही उस तरह से सेट हो जाता है कि आपको पॉजिटिव चीज दिखेगी किसी भी चीज की। तो मतलब ये है मेरा कि आप पहले एक दो बार ट्राई करें। मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपकी आपकी सोच बड़ी नेगेटिव है, किसी की सोच बड़ी नेगेटिव है, वो अचानक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं ला सकता। ये पॉजिटिविटी बहुत पहले से आपको डेवलप करनी होती है, तब आप वहां भी जाके पॉजिटिव सोच सकते हैं। आप इस बात से अगर एग्री करते हो तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपने अपनी लाइफ को, कि आपने वहां पॉजिटिव सोचा तभी आप रिकमेंडेड हुए हो, तो आपने अपनी लाइफ कैसे जी कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आई जो वहां पे एसएसबी के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो सकी? तो पॉजिटिविटी आपने कैसे लाइफ जी, आप शेयर कीजिए। तो मैं मतलब जो भी सिचुएशंस होती है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा उसका पॉजिटिव साइड को लेके चलूँ। मतलब जो मतलब हर सिचुएशन का नेगेटिव पॉजिटिव साइड तो होता ही है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड को लेके चलूँ और थोड़ा होपफुल रहूँ लाइफ को लेके कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वी विल ट्राई अनदर थिंग, या फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे। मतलब ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। और ये है कि अगर आप होप रखते हैं लाइफ में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनी हाउ कहीं ना कहीं से वो पॉसिबल हो जाता है। घर में आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला ये पॉजिटिव होने का या लाइफ में बड़ी सक्सेस अचीव करने का? तो मेरे जो इंस्पिरेशन जिन्हें मैं कह सकती हूँ कि उन्हें देख के हाँ मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, वो मेरे नाना जी हैं। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10th क्लास तक का उनके साथ रही हूँ तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मतलब ऊपर वो रहते हैं। तो मैंने उनको देखा है जो उनकी लाइफ को जीने का तरीका है, जैसे वो रहते हैं, उससे मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है और उन्हीं की वजह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी है। बीइंग अ गर्ल, जब आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की आपने घर पे बात बताई, तो क्या कोई ऑपोजिशन हुआ घर से आपको या सपोर्ट ही मिला? तो ऐसे तो कभी अपोजिशन नहीं हुआ क्योंकि उनका कहना है कि आपको जो भी करना है वो आपकी चॉइस है, क्योंकि उस प्रोफेशन को आपको फॉलो करना है, हमें नहीं करना है। तो मुझे ऐसा कोई अपोजिशन तो फेस करने की बात नहीं आई कि मुझे घर वालों ने अपोज करा उस चीज को लेके कभी। वंडरफुल, मतलब आप शुरू से ही बहुत क्लियर थे कि आपको क्या करना है, एंड क्योंकि शायद आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे होंगे इसलिए घर वालों ने अपोज भी नहीं किया होगा आपको, कि बिकॉज दे वुड बी श्योर कि जो भी आप करोगे सही ही करोगे। कॉन्फिडेंस इज अनदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। प्रथमेश सर, ओवर टू यू। यस सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस इज एन अनदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और कॉन्फिडेंस आता है जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। जैसे स्तुति ने कहा है कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीना जरूरी होता है। और मैं हमेशा सर स्टूडेंट्स को यही चीज कहता हूँ कि जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, इट्स नॉट अबाउट यू वर्सेस अदर्स। ये हमेशा होता है कि आप अगले दिन से अपने आप को कितना बेहतर बना पाते हैं। फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, स्तुति इस चीज को जानती होगी, कि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर एक दिन में 100% इंप्रूवमेंट हो जाए। आपके अंदर एक दिन में एटलीस्ट 0.0001% इंप्रूवमेंट भी हो रहा है ना, वो भी चल जाएगा। बट इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपको अपने आप पे वर्क करना चाहिए। और जब आप अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, रेदर देन आप दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में बात करते हैं, जब आप खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। और ये पॉजिटिविटी जब आती है तो इस पॉजिटिविटी के कारण ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी सारे स्टूडेंट्स को कि पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। वो एक दूसरे से अटैच ही है, वो अलग अलग नहीं है। जिस दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। स्तुति, मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे रहेगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे
किस तरीके से आपने टीएटी को, एसआरटी को, डब्ल्यूएटी को किस तरीके से आपने यहाँ पर जो है वो फेस किया था? क्या कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिली? जी। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा बेटा थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के बारे में। जी। सर साइट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि उन्होंने ऐसे सर ने कैसे असेस करना है, तो हमें जो जो लगा था वो सब लिख दिया था। बस ये था कि हाँ, राइटिंग में थोड़ी सी हमें स्पीड चाहिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी फ्लैश करते हैं कि हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो पहले से राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपको साइट टेस्ट अटेंड करना है। और उसके बाद जो ये कि आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी चाहिए कि आप 2 या 3 साइट टेस्ट पहले लगातार जो कंटिन्यूएशन में है वो दे, कि आपका हाथ थोड़ा सेट हो जाए और आप उस प्रेशर को फील कर सके जो वहाँ पे एक्चुअली फील होता है। और बाकी जो टेट में है कि पिक्चर्स तो क्लियर होती हैं, बस आपको थीम लेके चलना होता है। जैसे कि पीपीडीटी में होना चाहिए कि पॉजिटिव अप्रोच रखो, वहाँ पे टेट की पिक्चर्स को भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। और ये है कि आप जब स्टोरी लिख रहे हैं तो ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट को आपका थीम समझ में आना चाहिए, आपको ऐसी स्टोरी लिखनी है। और ट्राई करना है कि जो टेट है वो 12 की 12 जितनी 12 होती है वो आप पूरा करें। मतलब स्टोरी का जो थीम है वो समझ में आ जाए, इतनी स्टोरी आप लिख लें। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा लिख लिया है, बस इतना लिखें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। और बाकी जब डब्ल्यूएटी की बात होती है तो ये होता है कि वो इतनी जल्दी फ्लैश होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखें। तो मतलब हमें ट्राई करना चाहिए कि उसमें भी थोड़ा-सा एक ऐसा अप्रोच रखें कि आप मतलब मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि कोई भी वर्ड सामने आता है तो उससे वो एडवाइस करते हैं, क्योंकि एडवाइस करना मतलब बहुत वो हमारे माइंड में ही होता है कि कोई भी वर्ड आते तो वी शुड डू लाइक दिस, ऐसे एडवाइस वर्ड आते हैं। तो उसे प्रिवेंट करना चाहिए। इनफैक्ट उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करके उसे आप एक ऑब्जर्वेशन सेंटेंस में चेंज कर ले तो बेटर रहेगा। और ये भी होता है कि एक वर्ड आया उससे दोनों चीज आ रही है, पॉजिटिव सेंस भी बन रहा है और नेगेटिव सेंस भी बन रहा है। तो आपको अपने माइंड को ऐसा रखना है कि आप वो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस को जल्दी कैच करें और उसे फटाफट से अपनी पूरा कर लें। तो मतलब लोग ट्राई करते हैं कि वो डब्ल्यूएटी भी पूरी करे। तो मेरी तो अप्रोक्स 55 की हो गई थी, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी सही नहीं थी, तो मैंने 55 डब्ल्यूएटी करे थे। और एसआरटी में भी यही था कि 60 होती है, तो लोग ट्राई करते हैं कि मतलब आपको एसआरटी में जो आपको सिचुएशन मिली है ये ट्राई करना चाहिए कि जो आप प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली सॉल्व करें। तो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है उसे देखने के बाद ये लगे कि हाँ, इन्होंने प्रॉब्लम का एक्यूरेट सॉल्यूशन दिया और अगर हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कई लोग ट्राई करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एसआरटी कर लेते हैं, लेकिन वो जो सॉल्यूशन था वो प्रिसाइज हो नहीं पाता है। तो मैंने तो 42 के अप्रॉक्स एसआरटी करी थी, और जितनी भी करी थी वो मैंने ट्राई करा था कि मैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन दूं। ग्रेट, ग्रेट। सर यहाँ से चीजें कुछ समझ में आ रही हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट काफी अच्छा यहाँ पर स्थिति का गया था। सारे जितने भी उन्होंने अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करें और जितनी बातें बताई है वो बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। आपके आंसर बहुत एसआरटी के बारे में बात की जाए तो प्रॉपरली होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एसआरटी के अंदर जिन बच्चों ने एसआरटी लगाया है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को लगाया है, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझते हैं, हम सिचुएशन को कंप्लीट करना यहाँ पर भूल जाते हैं। हम सिचुएशन को हाफ कंप्लीट करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि 90% बच्चे गलती कर देते हैं। आप पॉजिटिव आपका अप्रोच तो होता है, बट आप उस पॉजिटिव अप्रोच के अंदर उस सिचुएशन को हाफ ही हैंडल कर पाते हैं, हाफ ही डिस्क्राइब करते हैं, हाफ सिचुएशन को आप छोड़ देते हैं। एसआरटी में ये माना जाता है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं सिचुएशन को लेकर, वो एक्शन आपका छोटा होना चाहिए, इट्स ओके, वो चल जाएगा। आपका एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो जरूरी है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उस सेक्शन को बीच में ही छोड़ दिया या बीच के 2-3 स्टेप्स जो है वो आप भूल गए और आप डायरेक्टली जंप करके लास्ट स्टेप के ऊपर पहुंच गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, उनको ये चीज समझना है कि जब भी एसआरटी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके एक्शंस पॉजिटिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और एक्शंस के स्टेप्स सारे कंप्लीट होना चाहिए। मुक्तक सर, ओवर टू यू। एक इसमें एक छोटा सा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि और नेचुरल भी होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। कई बार क्या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें अपने आप को अच्छा दिखाना है, इसलिए कई बार क्या होता है कि बहुत ही ऑब्वियस सिचुएशंस में भी अननेचुरल रिस्पॉन्सेस देते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, क्योंकि आप भी अपना सजेशन देना है इसके ऊपर कि भाई आप जंगल में शिकार करने के लिए गए और सामने शेर आ गया, अब आप क्या करोगे? तो बड़ा नेचुरल सा इसका आंसर है कि भाई मैं शिकार करने के लिए गया हूँ जंगल में, सामने शेर आ गया, अब क्या करूंगा? इससे बढ़िया और शिकार क्या हो सकता है?
हाँ, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और उसमें अगर मैंने शेर मार दिया तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो मैं चिल्ला दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं आग चला लूंगा। लेकिन एक्चुअली वहां पे आपको इतना वो नहीं दे रखी कंडीशन कि ऐसा या वैसा, या सही में आपने बोल दिया कि मैं शिकार कर दूंगा शेर का तो आपको जेल ही हो जाएगी या वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। दे जस्ट वांट कि किसी सिचुएशन में आप कितना नेचुरली रिएक्ट करते हो, कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो। स्तुति, आप क्या कहोगे जो पॉइंट मैंने बोला इसके ऊपर? सर ये है कि जो एक्शंस होने चाहिए वो रियलिटी से मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही बोल दे रहे जो कि रियल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो यही बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं स्तुति पर्सनल इंटरव्यू की, जो कि कई लोगों के पांव कपवा देता है, क्योंकि वहां पे आप ऑफिसर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। एक ऐसा ऑफिसर जो आप शायद खुद बनना चाहते हो, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा आइडियल होता है, वो जब सामने बैठता है और इंटरव्यू आपका लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करें। कितने मिनट्स चला था, किस तरह के डिफिकल्ट और क्या कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आपसे एनकाउंटर हुए थे, और अगर हुए थे तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? सर मेरा जो इंटरव्यू था वो अप्रोक्स 1 hour 15 minutes के करीब चला था। और जो ओके। मोस्ट क्वेश्चन सर ने पूछे थे वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे। कुछ ऐसे उन्होंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे थे, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे थे, लेकिन जो मोस्ट एरिया था इंटरव्यू का वो पर्सनल क्वेश्चन से ही रिलेटेड था। और मतलब उन्होंने ये ट्राई, मतलब जब हम जाते हैं इंटरव्यू में तो कई लोग हैं कि झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैं उधर गई थी तो उनका ऑरा ऐसा था कि आप झूठ बोलने का कभी ट्राई भी नहीं कर सकते। तो अपने आप खुद से जो आंसर था वो एकदम सच आंसर ही बाहर आ रहा था। तो मतलब उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा कि आप लोग कैसे रहते हैं, जो मेरा डेली रूटीन पूछा, मेरी स्टडीज के बारे में पूछा। तो एक क्वेश्चन जो ये था कि मैंने पीसीएम थी मेरी 11th 12th में, उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज कर ली ग्रेजुएशन के लिए। तो उनका ये क्वेश्चन था कि जब आपको स्ट्रीम चेंज करनी थी तो आपने 11th 12th में ही क्यों नहीं ली। तो मतलब ये क्वेश्चन था, तो मैंने उन्हें आंसर किया था कि जिस एरिया में मैं रहती थी उधर पे इतनी सही फैकल्टीज नहीं थी कि हम लोग उसे कर सके। और प्लस घर वालों ने भी एडवाइस करी कि तुम अभी पीसीएम से कर लो 11th 12th, फिर बाद में स्ट्रीम चेंज कर लेना। तो यही क्वेश्चन थे। और एक उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको कौन सी कोर ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने पूछा था कि आपको अगर ये कोर ज्वाइन करनी है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैंने उन्हें आंसर करा था कि मुझे सिग्नल्स कोर ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने पूछा था कि यही क्यों ज्वाइन करनी है। तो मैंने कहा सर जो इसमें प्रोसीजर होता है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आप जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है एकदम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, और उसकी जो प्रोसेस होती है वो इंटरेस्टिंग लगती है। तो फिर उन्होंने मुझे काउंटर क्वेश्चन करा था कि अगर आप सिग्नल्स में जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको बीटेक करना पड़ेगा, तो आप वो कर लोगे। मैंने कहा सर हाँ मैं कर लूंगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप अभी मैथ से कनेक्ट, मतलब आपने जब स्ट्रीम चेंज कर ली तो आप मैथ्स करते हो या नहीं करते हो। मैंने कहा सर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मुझे पसंद है तो वो मैं उन्हें अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो उनमें से एक टॉपिक था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। Yes. तो उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड 3 4 क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने उन्हें करके बता दिए थे। और एक दो क्वेश्चन उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी पूछे थे। और बाकी उन्होंने एक जीके क्वेश्चन भी पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपने कभी ओशन देखा, तो मैंने उनको बताया था कि हाँ सर मैंने देखा है कन्याकुमारी में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि उधर कौन कौन सी वाटर बॉडीज मीट करती हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तीनों उधर पे मीट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बे ऑफ बंगाल में कोई पोर्ट बताइए। मैंने बताया सर विशाखापट्टनम और पारादीप है। फिर उन्होंने बोला कि आपको विशाखापट्टनम से यूनाइटेड किंगडम जाना है सी रूट से, तो आप कैसे जाओगे। तो सर ये क्वेश्चन काफी लेंदी चले गया था, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन जाएंगे, फिर अरेबियन सी जाएंगे, फिर उधर रेड सी से सुएज कैनाल के थ्रू हम लोग मेडिटेरियन सी जाएंगे, और फिर अटलांटिक ओशन में पहुंच जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया तो फिर आप क्या करोगे। तो मैंने कहा सर अफ्रीका के थ्रू नीचे से टर्न लेके चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपका ये अफ्रीका वाला रूट भी ब्लॉक हो गया तो फिर आप किधर से जाओगे। मतलब उन्होंने मुझसे बोला कि डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, बस आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो आप कोई भी रूट बता दीजिए। तो मैंने सर उनको बताया था कि बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना सी जाएंगे, उधर से पैसिफिक एंटर कर जाएंगे, फिर हम आर्कटिक ओशन या फिर नीचे सदर्न ओशन के थ्रू अटलांटिक ओशन में एंटर कर जाएंगे, तो उधर से ब्रिटेन चले जाएंगे।
उन्होंने मुझे बोला कि आर्कटिक ओशन और ये सदर्न ओशन भी ब्लॉक हो गया, तो फिर आप किधर से जाओगे? तो सर मैंने उन्हें बोला कि हाँ सर, पनामा कैनाल से चले जाएंगे। तो सर फिर वो फाइनली सेटिस्फाई हो गए थे सारे। तो स्तुति, यहाँ से दो तीन बातें निकल के आती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये निकल के आता है जो आपने कहा कि इंटरव्यू के दौरान आपने एग्जैक्टली वही बोला जो सच था। सबसे यस इंपॉर्टेंट बात सर। ये है। अब वो वजह चाहे जो भी रही हो कि आम जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उनका ऑरा देख के या आप ऐसा सोच के ही गए थे, ये अलग बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो था एग्जैक्टली वैसा आपने बोला, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहा होगा। क्योंकि जब यस क्रॉस सर। क्वेश्चन होते हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, अगर नॉलेज हमें है तो ठीक है, हम नॉलेज में जितनी आगे तक जा सकते हैं आंसर दे देंगे। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ के बारे में हमको ऐसी बात बोल देते हैं जो गलत होती है या एक्यूरेट नहीं होती, तो फिर उसको हम निभा नहीं पाते बहुत लंबे दूरी तक। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट यस पॉइंट यहाँ सर। से निकलता है कि हमको सच बोलना है, ताकि हमसे जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस किए जाए हम उन सबको आंसर कर सकें टू द सेटिस्फैक्शन। कहीं पर भी इंटरव्यू के दौरान ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कहीं झूठ बोला हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि जैसा इन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि पहले इंडिया के बारे में पूछा गया, तो वो जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि कौन से 3 समुद्र आके यहाँ पे मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे कोई 2 आप पोर्ट्स बताइए, फिर उसके बाद वहां से यूके जाना है तो कैसे जाएंगे, अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर क्या रास्ता होगा, वो भी ब्लॉक हो गया तो कैसा रास्ता होगा। तो कहीं ना कहीं वो ये चेक कर रहे थे कि आप एटलस का नॉलेज कितना रखते हैं। सर अगर आपको याद हो जी जी तो एक और फीमेल राशि का जी जी। हमने इंटरव्यू लिया था, उससे भी बिल्कुल। एग्जैक्टली यस। पूछा गया था बिल्कुल। कि यूक्रेन से अगर आपको यूके जाना है तो आप क्या रूट यस। लेंगे। बिल्कुल। वहाँ पे इनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ईस्टर्न कोस्ट के, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट से यूके जाना हो तो आप क्या रूट लेंगे। इससे क्या आप सबक मिलता है दूसरे एस्पायरेंट्स को, और वो ये है कि आपको ग्लोब और एटलस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस वो इंटरव्यू में पूछते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की जो करियर होता है उसमें जियोग्राफी, नक्शे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता बिल्कुल। है। इसलिए वो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि जिस स्टूडेंट को वो रेकमेंड कर रहे हैं क्या उसको ये बेसिक नॉलेजेस हैं या नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आंसर किया, टू द सेटिस्फेक्शन आंसर किया यस। कि अगर ये भी ब्लॉक कर दिया वो भी ब्लॉक कर दिया तो किस किस रास्ते से जाएंगे। तो ये तभी हो पाया होगा स्तुति जब आपने एटलस को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। क्या मैं सही हूँ? यस सर, एटलस के बारे में अच्छे से देखा था उसे, कि पता है चलना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स किधर पे हैं। तो सर जब मेरा इंटरव्यू जो था वो स्टार्टिंग साइट के टेस्ट के दिन ही हो गया था, क्योंकि मेरा टेस्ट नंबर 4 था तो स्टार्टिंग में आ गया था। तो उसके बाद फिर ये होता है कि जब आप रूम में जाते हो तो सारे दोस्त आके आपसे पूछते हैं कि कैसा हुआ इंटरव्यू। तो जिन जिन के इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेरे वाले अलॉट हुए थे, तो उन सब ने मुझसे ये क्वेश्चन, तो मैंने उन्हें बताया था। तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि चलो एक एक मैप बना के हम सबको एक्सप्लेन कर दो कि कैसे करना है ये वाला। तो मतलब वहां पे जितने भी रूम्स थे, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट हर रूम में जाके मैंने एटलीस्ट 2 या 3 मैप जाके बनाए हैं और सबको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। और एक लड़की तो रात को नींद में मुझे बोल रही थी कि तूने मुझे मैप का रास्ता अभी तक का बताया नहीं है। सुबह उठ के मतलब मुझे लगा कि वो अभी जगी हुई है, तो मैंने जब देखा तो वो नींद में बोल रही थी। ये तो मेरे लिए काफी शॉकिंग था कि नींद में भी वो आके मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है। बिल्कुल। अमेजिंग अमेजिंग बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने बोली। और एक और चीज यहाँ से निकल के आती, जी जी। इनका नेचर बहुत हेल्पिंग है। बिल्कुल। जो एक सोशल अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ बिल्कुल। कोऑपरेशन भी एक इम्पोर्टेंट बिल्कुल। ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, वो बिल्कुल। इन्होंने शो किया। एंड शी वाज नॉट लायबल कि वो सबको समझाए, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया। तो एक कोऑपरेशन का ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी यहाँ पे दिख रहा है हमको इनके एक्शंस में। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर। जो क्वेश्चन यहाँ पर स्तुति से पूछा गया था कि अगर ये नहीं हो तो फिर क्या होगा, ये नहीं हो तो फिर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर स्तुति आपके ऊपर एक प्रेशर भी यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा था कि इस प्रेशर की सिचुएशन के अंदर भी आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर सही होता है या आप आंसर कोई और गलत दे देती है हड़बड़ाहट के कारण। यहाँ पर आपका नॉलेज तो बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि नॉलेज तो चेक किया ही जा रहा था, साथ ही साथ हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू एक्ट इन द प्रेशर सिचुएशन। जब कोई प्रेशर आपके ऊपर आता है तो आप क्या किस तरीके से आप रिएक्ट करती है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जा रही थी। क्योंकि फोर्सेस के अंदर जब आप किसी भी जॉब में होते हैं तो आप हमेशा एक प्रेशर की सिचुएशन में होते ही हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। उस ऑप्शन में से होता यह है कि अगर आप काम माइंड के साथ सोच समझ के आंसर देते हैं तो आप राइट ऑप्शन को चूज करते हैं, अदरवाइज आप गलत ऑप्शन का चूज कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली नेवी में हो रहा है कि सामने से शिप आ रही है, अब सामने से शिप आ रही है, इंजन फेलियर हो गया,
तो अब आपको स्टार्बोर्ड में मुड़ना है या पोर्ट में मुड़ना है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आप स्टार्बोर्ड के अंदर टर्न ले लोगे या पोर्ट में टर्न ले लोगे। बट आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्या बोलेगा कि नहीं, स्टार्बोर्ड के अंदर ही टर्न लेना होगा, किसी भी सिचुएशन में हो। आरओई के हिसाब से जो रूल्स ऑफ बुक होती है हमारे, रूल्स ऑफ रोड वाली, आरओआर वाली, उसके हिसाब से तो स्टार्बोर्ड में ही टर्न लेना होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रेशर की सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा, ये अभी भी नहीं, ये आगे काम आता है, और ये क्वालिटी ऑफिसर में होनी चाहिए। दैट्स वाई ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। स्तुति, मेरा दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो होगा आपका ग्रुप टास्क के ऊपर, जीटीओ के ऊपर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पीजीटी की, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर आपने किस तरीके से परफॉर्म किया, क्योंकि एक बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है। अलग अलग नेचर के लोग आपके साथ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में अपने पॉइंट को प्रूव करना, उन लोगों की थिंकिंग के साथ अपना सामंजस्य बिठाना, एक डिसीजन के ऊपर आना, वो आपको कितना मुश्किल लगा, और अगर मुश्किल लगा भी था आपको, तो आपने किस तरीके से आपने सारे लोगों के साथ मिलके एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला, आप सिंगल एक लाइन पर आ गए थे सारे लोग, आपको क्या डिफिकल्टी फेस हुई, बताइएगा मुझे। तो पीजीटी में ये होता है कि आपको अगले स्टेज में, मतलब अगले जब उसको पार करना है, तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। हर इंसान के दिमाग में अप्रोच अलग होता है। कोई बोलता है कि रस्सी बांध दो, कोई बोलता है फट्टा डाल दो। यस, तो मतलब ये है कि उस बारे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपस में लोगों की खींचातानी भी हो जाती है, किसी को चोट लगने का भी चांसेस बिल्कुल बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मैंने ट्राई करा था कि जो मेरे साथ लोग हैं, पहले उनको अगर कोई आइडिया, जिसको भी आइडियाज आ रहे हैं, तो वो आगे आके पहले ट्राई कर ले। यस अगर उससे नहीं हो पा रहा तो फिर नेक्स्ट पर्सन आए, फिर वो आके ट्राई करे। यस और जो हमारे जीटीओ सर थे, उन्होंने भी यही बोला कि आप खड़े होके सोचिए ना, एक बार आके ट्राई कर लें, उसके बाद यस, आपको पता चल जाएगा कि आपका आइडिया जो है वर्केबल है या नहीं है। बिल्कुल और मैंने ये ट्राई करा कि जिनको आइडियाज आ रहे हैं, पहले वो आके ट्राई करें और उन्हें स्पेस मिल जाए, ताकि जो हमारा काम है वो भी टाइम से हो जाए, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट होती है। आपको 45 मिनट्स के अंदर से बिल्कुल पूरा कंप्लीट करना बिल्कुल होता है। और बिल्कुल। सोचने में आपका बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा, तो एक्शन पे बहुत कम टाइम रहता है। इसलिए मैंने ट्राई करा कि जिसको, अगर मुझे आइडियाज आ रहे हैं तो मैं आगे आके बोलूँ कि मुझे ये करना है। अगर मेरे बगल वाले को आइडिया आ रहा है तो मैं उसे फॉरवर्ड ना करूँ, उसे ट्राई करूँ कि वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सके। बिल्कुल 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 स्तुति, ये सही पॉइंट आपने यहाँ पर कहा है। बहुत सारी बातें यहाँ से निकल कर आई है कि बैठे रह के सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबके व्यूज अलग अलग होते हैं, सबके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ग्रुप डिस्कशन के अंदर आती है, जीटीओ के अंदर आती है, ग्रुप टास्क के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितने लोग हैं सबका व्यू अलग होता है, सबके आइडियाज अलग होते हैं। तो किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए लड़ने से अच्छा होता है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई आइडिया है तो क्यों ना उस आइडिया को ट्राई किया जाए। उस आइडिया को ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को चांस दे रहे हो। आइडिया को ट्राई करने के बाद उस आइडिया को एनालिसिस किया जाता है ग्रुप के थ्रू। आपके ग्रुप एनालिसिस करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं कि इसने वो आइडिया जब लगाया था उस आइडिया में क्या कमियां थी और मुझे अब क्या नहीं करना है। जब मैं मेरा आइडिया लगा रहा हूँ या हम दूसरा आइडिया जब उसमें इनपुट कर रहे हैं सिचुएशन में, तो हमको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप 5 लोग हैं, 5 लोगों ने कोई आइडिया लगा दिया है, उसमें से कुछ चीज समझ में नहीं आए, तो एटलीस्ट आपको 5 गलतियां पता लग जाती हैं कि भैया ये 5 गलतियां नहीं करनी है मुझे। अब मेरा अप्रोच इन 5 गलतियों से यहाँ पर हट कर होना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली जो ग्रुप टास्क होते हैं वो कुछ इस तरीके से ही बनाए गए हैं यहाँ पर कि सारे लोग एक सिंगल कंक्लूजन के ऊपर निकल जाए। और ग्रुप टास्क के अंदर ही सबसे ज्यादा हर्डल्स मैं मानता हूँ, सबसे चैलेंजिंग टास्क मैं कहीं ना कहीं उनको ही मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है, एग्रेशन होता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, जैसे स्तुति ने बताया कई बार जो है वो लड़ने भी लग जाते हैं एक दूसरे से। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस वहां पर फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपका कितना पैशंस है, आपके अंदर कितना धैर्य है, ये भी चेक कर लिया जाता है कि सामने अगर 2 लोग 4 लोग लड़ रहे हैं, आपके पॉइंट्स को वैलिड नहीं मान रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो भी आप उस सिचुएशन के अंदर अपने दिमाग पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने माइंड पे कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखी जाती है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। यस मुक्तक सर। जी बिल्कुल। स्तुति आपसे मैं यही, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, ऑडिबल? या जी। स्तुति मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, जो भी अभी इसमें बताइए, क्या इस तरह की सिचुएशंस आपने फेस करी कि फिश मार्केट क्रिएट हो गया ग्रुप डिस्कशन के अंदर, या फिर ऑलमोस्ट लड़ाई की बात आ गई हो ग्रुप टास्क के अंदर? और अगर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी हुआ था तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, प्लीज शेयर कीजिए। तो जो हमारे ग्रुप में लोग थे, ऑलमोस्ट हम लोग उनमें से हम 5 लोग रूममेट्स थे, तो हमारी बॉन्डिंग काफी सही थी। तो मतलब हमारे ग्रुप में ये था कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में, तो हम एक दूसरे को चांस दे रहे थे बोलने का।
और बाकी जो दो और लोग थे जो कि हमारे रूम में नहीं थे, लेकिन उनका बगल वाला रूम था, तो उनसे भी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो भी कोऑपरेट कर रहे थे हमारे साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, तो उस समय मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बीच में ना बोलूं, ताकि एक पॉइंट आए कि जब सब लोग शांत हो जाए तो तब मैं अपने आइडियाज रख सकूं और ज्यादा बेटर तरीके से लोगों को समझ में आए। और मोस्टली जो हमारा ग्रुप था कोऑर्डिनेटेड था, तो ऐसे लड़ाई एग्रेशन वाले पॉइंट्स नहीं आए हमारे ग्रुप डिस्कशन के बीच में। ग्रेट। स्तुति से बात करके बार बार मुझे 3-4 वर्ड्स हमेशा बार बार रिपीट हो रहे हैं। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग सीम्स टू बी गुड। कोई हर्डल नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सभी से कोऑपरेशन रहा, सभी से बॉन्डिंग रही, बढ़िया रहा। ये इनका शायद एक गुण है नेचुरली, और शायद बहुत बड़ी क्वालिटी है इनके अंदर, जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू बार बार दिखाई दे रही है। ओवर टू यू प्रथमेश सर। बिल्कुल। स्तुति, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा। कॉन्फ्रेंस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आप शेयर कीजिए हमारे साथ। तो यूजुअली तो जब ऑफिसर्स होते हैं तो वो सिविल ड्रेस में होते हैं, तो हमने उन्हें कभी ड्रेस में देखा नहीं होता है बाकी के 4 डेज। तो जब कॉन्फ्रेंस में अंदर जाते हैं और इतने सारे ऑफिसर ड्रेस से दिखते हैं, तो सबसे पहले तो समझ में नहीं आता कि किधर देखा जाए। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि इतने सारे ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हुए हैं। तो जो मेरा कॉन्फ्रेंस था वो ज्यादा टाइम तक चला नहीं था। जो हमारे बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कौन से टास्क में कैसा परफॉर्म करा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए हम कर सकते हैं। तो मतलब मेरा इतना ही रहा था कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद फिर मेरा कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया था। काफी स्मूथ स्तुति का कॉन्फ्रेंस गया था सर। कुछ क्वेश्चन जो जनरली नॉर्मली होता है यही कि कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आपका स्टे कैसा रहा, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, और कॉन्फ्रेंस इस तरीके का यहाँ पर रहा। मुक्तक सर, ओवर टू यू। तो स्तुति, जब आपसे कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस पूछे गए कि कुछ सजेशंस देना चाहेंगे और आपका स्टे कैसा रहा, आप ये भी तो बताइए आपके जवाब क्या रहे। सर तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्टे कैसा रहा, तो मैंने बताया कि सर बहुत अच्छा था, नए फ्रेंड्स बनाने को मिले। तो उन्होंने बोला कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो मैंने कहा सर इतने सारे लोग थे, इतने सारे आइडियाज थे, तो हमें नई चीज के बारे में जानने को मिला। और हम लोग साथ में थे तो हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हमने गेम्स खेले साथ में, एंजॉय करते थे और डिस्कस भी करते कुछ कुछ टॉपिक्स को, रैंडम टॉपिक्स कुछ भी। तो हमें बहुत सारे आइडियाज जानने को मिले। और तो उन्होंने सजेशन को पूछा था, तो स्टे तो अच्छा था, ऐसे कोई सजेशन थे नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको एक नेसेसरी सजेशन देना है। तो जो हमारे रूम के थे स्विचेस काम नहीं कर रहे थे सही से, तो आयरन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उन्हें ये सजेशन दिया कि सर हमारे रूम के स्विचेस अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो उसको सही कर सकते हैं तो और बेटर हो सकता है। ओके, मतलब यहाँ पे एक ऐसी बात आ गई कि जनरली कैंडिडेट सजेशन देने से बचते हैं। यस। कि ये सही भी है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा स्टे सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई भी तो हम कोप अप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि नेसेसरीली देना ही है एक सजेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ऑब्जर्वेशन, कौन सा सजेशन दिया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें रही होगी जहाँ पे सजेशन दिया जा सकता होगा, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट उठाया ना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया, एकदम यूटिलिटी का सजेशन इन्होंने दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ से निकल के आ रही है, ऑब्जर्वेशन, जो कि अगेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी ऑफिसर के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछूंगा यहाँ पे, मैं पूछना भूल गया था इस बीच में, कि जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, तो ग्रुप डिस्कशन में आपका टॉपिक क्या था और किस तरह से ग्रुप डिस्कशन हुआ था, इसके बारे में आपने शायद पूछा नहीं क्वेश्चन, या अगर पूछा भी तो शायद मैं मिस कर गया उसको। मैं दोबारा इसके बारे में पूछना चाहूंगा। सर जो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसका टॉपिक हम लोगों ने जो चूज करा था वो ये था कि जो आज का वर्ल्ड में अलायंसेस फॉर्म हो रही है डिफरेंट कंट्रीज के बीच, और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे हैं, तो उनका रीजन क्या है। तो उसमें जो 3 लीड्स थी, फर्स्ट लीड ये थी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, दूसरा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और तीसरा कि आपको अपने कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग करना है इस वजह से। तो जो हमारे ग्रुप में था मोस्टली 2 लीड्स पे फोकस करा था कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। तो मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सपोर्ट करा था ग्रुप डिस्कशन में, तो मैंने उसी के ऊपर बोला था थ्रू आउट द डिस्कशन। और जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि जो आजकल यूथ है उसके वो इतना जो अपने कैरियर ऑप्शंस को लेके इतना कंफ्यूजन में या फिर इतने डिलेमा में क्यों है।
तो उसके जो 3 लीड्स थे वो ये था कि जो सोसाइटी है उसकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, दूसरा कि जो उसकी इंडिविजुअल चॉइसेस है उसके वजह से, या फिर तीसरा कि इतने वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे सामने रखे हुए हैं उसके वजह से। तो मैंने इसमें जो लीड चूज करी थी वो थी कि इंडिविजुअल जो उसकी अपनी चॉइसेस है उसके वजह से जो है डिलेमा उसके वजह से फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है स्तुति, आप क्या बोलोगे इस बारे में? हाँ सर, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखते हैं तो इंटरव्यू में भी आपको ऐसे क्वेश्चन एनकाउंटर करने को मिलता है कि जो कि जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, प्लस जो हमारे लेक्चरेट के टॉपिक्स और जीडी के टॉपिक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स से रिलेट करते ही हैं। तो ये है कि अगर आपको एसएसबी नहीं या फिर किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको जो अपनी सोशल और जो आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में अवेयर होना जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे एस्पायरेंट्स के लिए कि अगर आपको एसएसबी में रेकमेंड होना है तो एक बहुत ज्यादा आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जनरल अवेयरनेस होगी उतना आपके लिए कहीं ना कहीं एसएसबी आसान होगा, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू हो या आपका ग्रुप डिस्कशन हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। तो नॉलेज, ज्ञान की बात आ रही है, और वहाँ पे नॉलेज होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप वहाँ पे आ ही जाता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या टास्क मिला था, किस तरह से प्रायोरिटी सेट करी थी उसके अंदर आपने? तो जो हमारे ग्रुप ट्रेनिंग एक्सरसाइज में था कि हम लोग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एक सेंचुरी में गए हुए हैं, यहाँ पर हम कुछ सैंपल कलेक्ट करे हुए हैं और हमें शाम होने तक का अपने स्कूल तक का वापस पहुंचना है। और जो वो उधर पे जो एरिया है वहां पर जहाँ पे हम लोग स्टॉपेज है उधर पे एक टी स्टॉल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन आके हमें बोलता है कि एक लड़का है जो कि एक रिवराइन आइलैंड में जाके फंसा हुआ है और हमें उसे एस्केप करना है, मतलब उसे वहां से निकलवाना है इससे पहले कि वाटर राइज हो रिवर में। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि एक बाइसाइकिल राइडर आता है, वो हमें बताता है कि एक रोड है वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें जो पर्सन है उसको काफी इंजरी हुई है। तीसरा ये है कि एक ट्रक है जिससे ऑयल जो है वो लीक कर रहा है और वो ट्रेवल कर रहा है, तो हमें उसे इन्फॉर्म करना है कि उसका ऑयल लीक हो रहा है। और फोर्थ ये था कि एक ओल्ड मैन है जिसे जो कि मतलब जिसकी एज काफी ज्यादा है, वो एक डिस्पेंसरी में काम करता है और उसे हमें पहुंचाना है उस डिस्पेंसरी तक क्योंकि वहां पे इंस्पेक्शन होने वाला है। और फिफ्थ ये था कि जो हमारे सैंपल्स हैं वो जहाँ पर हम लोग सेंचुरी थी वहीं पर भूल के आए हुए हैं, तो हमें उसे वापस भी लाना है और स्कूल भी पहुंचना है। तो वहां पे जो हमारे पास था रोड भी थी, व्हीकल्स थे, और ये था कि कनेक्टिविटी इश्यूज हैं थोड़े बहुत, और रेलवे ट्रैक्स था। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये प्रायोरिटी सेट करी थी कि जो इंजर्ड पर्सन है हम उसको जाके हॉस्पिटल पहुंचा दें कैसे भी करके। तो जो हमारे पास एक खुद का व्हीकल था तो हमने उसके थ्रू एक दो इंसानों को भेजा जिधर पे हमारा स्कूल था उसी वाली सिटी में कि वो उस इंजर्ड इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा सके। और जो बाकी 3 लोग थे उनमें से हमने ग्रुप में है जो था उस जो बॉय है उसको सेव करने को भेजा उस रिवर बैंक के पास, और उस रिवर बैंक के पास बोट थी तो हमारा काम इजी हो गया था। बाकी जो बाईसाइकिल राइडर था उसके पास जो बाइक थी उसके थ्रू हमने एक इंसान को भेजा और उस ओल्ड मैन को भेजा, जिसने उस ओल्ड मैन को भेजा तो उसने रास्ते में ओल्ड मैन को ड्रॉप करा और साथ में जो ऑयल टैंक वाला लीकेज वाला प्रॉब्लम था उसको इन्फॉर्म करने के लिए वो ऑयल टैंकर के साथ चले गया। और बाकी हमारे पास जो 2 लोग थे हमने उन्हें सैंपल वापस कलेक्ट करने को भेजा। तो मतलब जो हमारे सब लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए थे, तो हमने जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आइडियाज थे उनको वो करा ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट भी सही हो सके और एक कॉमन सॉल्यूशन भी आ सके। वंडरफुल, बहुत ही स्मूथली आपने इस चीज को किया, और कहीं ना कहीं आप जैसा आपने बताया तो इस टास्क को पूरा करने के लिए आपने अपने ग्रुप को डिवाइड भी किया। हर जगह पूरा का पूरा ग्रुप नहीं गया आपका, क्या ये सही है? हाँ सर, क्योंकि काम इतने ज्यादा थे और हमारे पास एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर हमें उसे पूरा करना था, और इतनी ज्यादा जो हमारा ह्यूमन पावर थी उसको एफिशिएंटली यूज करना था। तो अगर हम सारे लोगों को भेज देते तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। काम जब 2 लोगों का था तो इसलिए हमने वहां पे उतने जितने रिक्वायर्ड लोग थे उतने लोगों को भेज दिया। मैंने बहुत सारे ग्रुप प्लानिंग टास्क देखे, आपका वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था। जब मैं सुन रहा था तो मुझे भी ये लग रहा था कि तो बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क है, और हर टास्क अपने आप में ऐसा लग रहा है कि इसे ही प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया उसको, और ये शायद वाकई में पॉसिबल नहीं होता अगर पूरा का पूरा ग्रुप लग जाता एक एक टास्क को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी चीज निकल के आती दूसरों के लिए सीखने के लिए
कि जब टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम ग्रुप को डिवाइड भी कर सकते हैं उनको पूरा करने के लिए। साइमल्टेनियसली कुछ टास्क एक साथ भी पूरे किए जा सकते हैं अगर ग्रुप को डिवाइड कर लिया जाए तो। ओवर टू यू प्रथमेश सर। जी सर, ग्रुप डिस्कशन की बात, ग्रुप प्लानिंग की यहाँ पर बात होगी। बहुत सही, सर ने बहुत सही कहा कि ऐसी सिचुएशंस कम ही देखने को मिलती हैं जिस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर आपको दी गई थी, बट आपने बहुत अच्छा किया कि ग्रुप को अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर दिया और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज थे आपके पास, आपने सारे रिसोर्सेज का यहाँ पर यूज किया। और नॉर्मली ये चीज सही भी है कि अगर आपको किसी ग्रुप का कमांडर बनाया जा रहा है या अगर आप किसी ग्रुप के अंदर हैं, तो आपको अपने ग्रुप के लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इस ग्रुप को या हमारे ग्रुप को मैंने 3 टास्क दिए हैं तो वो तीनों टास्क परफेक्टली यहाँ पर वो कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत सारी यहाँ पर चीजें होती है। सर, स्तुति के पूरे इस कन्वर्सेशन से यहाँ पर बहुत 2 से 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। पहली चीज, प्रेशर की सिचुएशन के अंदर स्तुति ने अपना आंसर काफी सही दिया था, जैसे कि वो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर स्तुति से पूछा गया था। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी स्तुति ने अपना प्रेशर की सिचुएशन में काफी अच्छा हैंडल किया है, उसको माइंड को बड़ा काम बना के रखा और उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर दिखी कि स्तुति के जो आंसर्स हैं सर, वो बड़े नेचुरल्स हैं। अगर हम इस कन्वर्सेशन की भी बात करें तो बड़ा नेचुरल कन्वर्सेशन यहाँ पर रखा है। ऐसा कुछ भी लगा नहीं कि कुछ स्तुति बनावटी कुछ कर रही है या कुछ अपनी तरफ से कुछ अलग से जोड़ना चाह रही है। बड़ा नेचुरल सा यहाँ पर कन्वर्सेशन रहा है। जिस तरह की वो पर्सन है उस तरह का की यहाँ पर कन्वर्सेशन यहाँ पर रहा है। कॉन्फ्रेंस के अंदर जब स्तुति से सजेशंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया तो वो सजेशन भी सर बड़ा इफेक्टिव उन्होंने सजेशन बताया वहां पर कि जी ये मेरा सजेशन है। जो लोग फोर्सेस से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, फोर्सेस में सजेशन देना कंपलसरी, वो ऑप्शन नहीं होता है। फोर्सेस के अंदर अगर आपसे कोई चीज, जो लोग फोर्सेस में है या जो जानते हैं फोर्सेस के बारे में, उनको ये चीज पता होगी कि आपको हर वीक हर मंथ एक फॉर्म अगर मिलता है, आपको सजेशन देना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। और फौज के अंदर सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है परफेक्शन। और परफेक्शन बनाने के लिए हमेशा सजेशंस की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पर स्तुति से पूछा गया था और स्तुति ने इसका जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। सर, आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से स्तुति ने अपने एसएसबी को हैंडल किया। स्तुति, मैं आपको अगेन कांग्रेट्स बोलता हूँ और आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपकी एनडीए की जर्नी के लिए जो आप आगे तय करने वाली है। और आई होप कि आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहे। You make the nation proud, you make the parents proud, and you make the all women proud also, because आप लोगों ने एक रास्ता खोला है। आपके पीछे आपको देखकर बहुत सारी गर्ल्स अब इंस्पायर होने वाली है और फोर्सेस को ज्वाइन करने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुक्तक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक और चीज आपने जो बातें बोली स्तुति के बारे में सब सही है, उसमें एक और ऐड करना चाहूंगा मैं। इनकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इन्होंने हमेशा, जितना भी मैंने इनका इंटरव्यू देखा, दूसरे पेरेंट्स को भी सीख लेनी चाहिए इनसे, वो है अवेयरनेस। बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि पर्सनल इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आप कौन सा कोर ज्वाइन करना चाहोगी, कौन सा विंग ज्वाइन करना चाहोगी, तो इन्होंने बोला कि सिग्नल्स ज्वाइन करना चाहूंगी। बिल्कुल। ये एक अवेयरनेस की बात होती है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जब इस क्वेश्चन को एनकाउंटर करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या और कौन सा विंग और कौन सा कोर होता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई फाइटिंग आर्म्स क्या होते हैं, सपोर्ट आर्म्स क्या होते हैं। तो एक लड़की फाइटिंग आर्म्स में अभी नहीं जा सकती है भारत के अंदर, तो सपोर्ट आर्म्स में क्या क्या होते हैं, उसके अंदर काम क्या होता है, ये इन्होंने जो बात बोली होगी ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि मैं सिग्नल्स में जाना चाहती हूँ, तो इन्होंने पूछा कि सिग्नल्स में क्यों जाना चाहती हूँ, तो इन्होंने बोला कि भाई कनेक्ट करना है जो आगे जा चुके हैं और जो पीछे हेडक्वार्टर पे उनको कनेक्टिविटी उनके बीच में बनाने का काम है। तो ये शो करता है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी होती है। बिल्कुल। और एसएसबी के अंदर रिकमेंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आपको कैसे पता था इस सिग्नल्स के बारे में, आप बताइए। मैंने एक बार जब रिपब्लिक डे परेड थी तो 2019 में जो फर्स्ट लेडी ने कोई कंटिजेंट लीड कर रहा था, जो तान्या शेरगिल थी, वो सिग्नल्स कोर की थी। तो मुझे उससे इंटरेस्ट है कि, तो मैंने सर्च करा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग उसका स्कोप लगा, तो वहीं से मुझे पता चला सिग्नल्स के बारे में। तो फिर आपने उसके बारे में और स्टडी किया होगा। ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कोई चीज अट्रैक्ट करती, कोई चीज से फैसिनेट होते हो तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो। क्या आपको पता है सिग्नल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो सिग्नल्स का तो वही मध्य प्रदेश में है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट प्लेस पता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में है।
बिल्कुल महू में ही है, हमारे घर के बिल्कुल बहुत पास में है। जब आप सिग्नल्स ज्वाइन करोगे और यहाँ पे आओगे ट्रेनिंग लेने के लिए, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। यस तो सर। आप आओगे तो आप जरूर, आपसे मुलाकात करेंगे ऑफिस में, आप आइएगा फिजिक्स वाला के। तो श्योर बड़ा सर। अच्छा था। और जो बात थी स्तुति के बारे में, अब वैसे तो बहुत ही, जैसे सर ने बोला, नेचुरल रहा इनसे इंटरव्यू, बहुत एकदम सटीक इन्होंने जवाब दिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प जवाब दिए। और अवेयरनेस का मैं वाकई में बहुत आपको अप्रिशिएट करूंगा। साथ ही वो जो कोऑपरेशन, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने आपके सिलेक्शन में। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहे और आप बहुत नाम कमाओ। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, मेनी मोर टू कम स्तुति। यस सर। ओके सर, प्रथमेश सर। या स्तुति, जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है और जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, बहुत सारे फेसेस आपको देखना अभी बाकी है और आगे जाके देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है एंड वी ऑल न्यू कि आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे। स्तुति, अगेन मैं आपको कांग्रेट्स करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी बेटा। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।